हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे प्रस्तावना के बारे में, नागरिकता के बारे में, भाग 1 के बारे में, भाग 2 के बारे में। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखें, वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में अगर कुछ बात करें, तो याद रखना है भारतीय जो संविधान है, इसमें 10 देशों के स्रोत से लेकर के बनाया गया है। उनमें से एक अमेरिका भी है और अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार जब भारतीय संविधान में आया था, तो उस समय मौलिक अधिकार 7 प्रकार का था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी भाग 3 से हटा करके उसको विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। ये मौलिक अधिकार के बारे में आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप लोग बने रहें। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखा जाए मौलिक अधिकार के बारे में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है इसका स्रोत क्या है। तो मौलिक अधिकार का जो स्रोत है वो है अमेरिका। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर अनुच्छेद की बात करें कि मौलिक अधिकार में कुल कितना अनुच्छेद है, तो याद रखना है 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो पूरा है मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में अगर बात करें तो याद रखना है कि प्रारंभ में प्रारंभ में इसमें 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की मौलिक अधिकार है। और 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, कह सकते हैं कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। एक था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में 6 है। पहले कितना था? 7 था। और वो जो 7वां था ना, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, स्रोत कहाँ पर है? अमेरिका, अनुच्छेद 12 से 35। प्रारंभ में 7 था, वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया है? हटा दिया गया। अगर इसमें आगे बात करें तो याद रखना है कि ये जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। कह सकते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। इसे बोला जाता है भारतीय भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा। कभी भी आप लोगों से पूछे मैग्ना कार्टा, कभी भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो याद रखना है मौलिक अधिकार को। एक चीज ये और यहाँ से पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो शब्द है, मौलिक अधिकार जो शब्द है, ये कैसा शब्द है? याद रखना है ये फ्रेंच शब्द है ना, फ्रेंच शब्द है, या कह सकते हैं फ्रांसीसी शब्द है। और इसका प्रयोग पहली बार, इसका पहली बार प्रयोग, पहली बार, याद रखना है, पहली बार प्रयोग जो किया था, पहली बार जो प्रयोग किया था, उसका नाम है, उसका नाम है इंग्लैंड। पहली बार इंग्लैंड ने मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया था और फिर वहां से हमारे संविधान में आया। और आज हम मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के विरुद्ध में अगर देखा जाए, यानी कि मौलिक अधिकार अगर किसी को हनन होता है, मौलिक अधिकार हनन होने पर, मौलिक अधिकार हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। हाई कोर्ट अगर जाएंगे 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत हमें आदेश देता है कि अगर आपको कोई भी मौलिक अधिकार में परेशानियां हैं, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद, हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद यहाँ 226 और ये 32 के तहत। तो ये दोनों चीजें के बारे में डिटेल्स में भी हम लोग देखेंगे, किस रीट के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित चीजें आपका ये किया जाएगा, है ना। रीट भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बारे में यहाँ तक पॉइंट याद रखना है। ये जो 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है हम लोगों के पास, वो 6 के 6 पूछा जाता है। ये 6 के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा, एक है आपका समानता का अधिकार।
जो अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ेंगे, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, कुल 5 आर्टिकल्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। दो में है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। इसमें 19, 20, 21, 22 कुल 4 आर्टिकल्स। साथ में 19 में 19 का ए, 19 का बी, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, 29 से 30। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये 6 प्रकार का जो है, पहले तो ये 6 याद होनी चाहिए आप लोगों को। क्या क्या पढ़े? समानता का अधिकार, दूसरा है आपका यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आपका आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर हो जाएगा आपका शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधित अधिकार, और छठा में है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद के साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए, भारतीय संविधान बनने से पहले 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। याद रखना है, उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक अधिवेशन हुआ था 1931 में, और इस अधिवेशन में जो कराची में हुआ था 1931 में, उसमें मौलिक अधिकार के मांग के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि घोषणा लाया गया। एक घोषणा में मूल अधिकारों की मांग की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार की मांग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो 1931 कराची अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो एस.बी. पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर पूछा जाए प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर है? ये 6 याद रखना है, इसके बारे में आप लोगों को पॉइंट्स में याद रखना है। यहाँ पे देखिए नोट में कुछ पॉइंट्स है कि अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हम बताए थे कि प्रारंभ में जब संविधान बना था, उस समय हम लोगों के पास मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है ना, कह सकते हैं यहाँ पे संपत्ति का अधिकार है ना, इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि जो संपत्ति का अधिकार था, वो पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था? तो मौलिक अधिकार था। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, देखिएगा पहले क्या था? संपत्ति। याद रखना है, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। पहले ये जो था ना, वो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। कौन से भाग में है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो संपत्ति का अधिकार भी पहले क्या था? 3 में था, ठीक है। लेकिन याद रखना है यहाँ पर याद रखना है कि इसको क्या किया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? तो ये जो संपत्ति का अधिकार था, ये जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको विधिक अधिकार कर दिया। मौलिक अधिकार से हटा करके कह सकते हैं कि विधिक अधिकार कर दिया, या बोल सकते हैं कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये किस आर्टिकल्स में? पहले यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करें तो पहले 31 में था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो इसको भाग 12 में कर दिया गया है। और अनुच्छेद कौन सा किया है? तो याद रखना है, अनुच्छेद अब इसे कर दिया गया है 300 के काम में। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया है, कैमे संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, ये याद रखना है। पहले मौलिक अधिकार था,
अभी क्या है, विधिक या कानूनी अधिकार आप लोगों को दे देगा। भाग पहले 3 में था, अब भाग 12 में है। पहले अनुच्छेद 31 में था, अब 300 के का में है। तो ये है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित चीजें। अगर अब हम लोग जो बात करेंगे ना, वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि अगर मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देखें, मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार, तो मौलिक जो अधिकार है, ये है आर्टिकल्स 12 से लेकर के 15 तक, 12 से लेकर के, सॉरी, 12 से लेकर के 35 तक, है ना, 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक। तो मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है, इसमें तो 6 प्रकार का, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 6 प्रकार का मौलिक अधिकार। और 6 के बारे में अगर बात करें तो पहला क्या है ना, पहला क्या है, पहला जो मौलिक अधिकार है पहले नंबर पर है, वो है क्षमता और क्षमता और समानता, समानता, क्षमता और समानता का वर्णन, जिसका वर्णन अगर देखा जाए तो 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरे नंबर का देखा जाए तो दूसरा आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये है आप लोगों का 19 से लेकर के 22। साथ साथ आप लोग बोलेंगे, याद होगा, ये चीजें हम बता चुके हैं, लेकिन रिवीजन इसलिए दोबारा करवा रहे हैं ताकि आप लोग को अगर यहाँ पर देखेंगे लिखते तो वो ज्यादा याद होगा, ठीक है। तीसरा बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरा आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन तीसरे नंबर पर पहले आपका आ जाएगा शोषण, है ना, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका हो जाएगा 23 से लेकर के 24 तक। चौथे नंबर पर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। इसका है आपका 25 से लेकर के, 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28 तक, ठीक है। पांचवें नंबर पर है शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, यह है आपका 29 और 30। 31 बता चुके हैं, 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे छठे नंबर का, जो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये है आपका आर्टिकल 32 में। इन सारे के बारे में पूछा जाता है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 20 में क्या है। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला मौलिक अधिकार की चर्चा जो हम करेंगे, पहला क्या है, समता और समानता का अधिकार, समता और समानता, समानता का अधिकार, यह है आपका 14 से लेकर के 18 तक। अब यहाँ पे अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, पहले इसके बारे में देखिए। तो अनुच्छेद 14 जो है, ये कहता है कि सबके लिए समान कानून होगा और समान तरीके से लागू होगा, ठीक है। तो 14 जो है ना, समानता का अधिकार, यानी कि सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए समान कानून, समान कानून, कानून, है ना, समान तरीके से लागू होगा, सबके लिए समान कानून, और क्या होगा, समान रूप से लागू होगा, समान रूप से लागू होगा, लागू होगा। ये आर्टिकल्स 14 बताता है। कौन बताता है, 14। अगर यहीं पे हम बात करें, यहीं पे अगर हम बात करें, यहीं पे बात करें आर्टिकल्स 15 का, तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को आप वेशभूषा के आधार पर, ना, किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, है ना, रंग रूप के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, सांस्कृतिक के आधार पर, सांस्कृतिक के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताता है आपका आर्टिकल 15।
कौन सा आर्टिकल्स? ये बताता है आपका आर्टिकल 15। ठीक है। अगर बात करें 16 के बारे में, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बताता है? तो आर्टिकल 16 के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि अनुच्छेद 16 ये कहता है कि नियोजन में अवसर की समानता, नियोजन नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, समानता, समानता। ठीक है। तो नियोजन में जो अवसर की समानता है, अगर भारत सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा नियोजन लाया जाता है तो उसमें सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। किसी को नहीं बोला जाएगा कि आप इस नियोजन में आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप इसका आप फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, एससी और एसटी, जिसके लिए कुछ अलग आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। साथ में ईडब्ल्यूएस भी बोल सकते हैं, ओबीसी के लिए भी कुछ चीजें दिया जाता है, तो यहाँ पे आरक्षण में के रूप में दिया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें 17 का, तो 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस अस्पृश्यता, है ना। 17 में क्या है? तो 17 में याद रखना है आप लोगों को, है ना, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। यानी कि 17 ये कहता है अस्पृश्यता जो छुआछूत है उसका अंत। ठीक है। 18 में याद रखना है, 18 में, 18 आप लोगों का ये बताता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न हो गया, परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, जो भी आपको भारत सरकार के द्वारा जो भी आपको उपाधियां दिया जाएगा, उन उपाधि से पहले आप लोगों को राष्ट्रपति से आज्ञा लेना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो है ना, राष्ट्रपति के आज्ञा के बाद, है ना, राष्ट्रपति, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो उपाधि आप लोगों को मिलेगा या किसी भी व्यक्ति को जो दिया जाएगा, याद रखना है राष्ट्रपति की आज्ञा पर। क्या यहाँ पे याद रखेंगे? राष्ट्रपति के आज्ञानुसार, राष्ट्रपति के आज्ञा पर ये सारी चीजें काम करेगी। तो याद रखना है समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, इसको याद रखना है। 14 में सबके लिए समान कानून समान तरीके से लागू होगा, ये समानता है। दूसरा है लिंग, भाषा, रंग, रूप, संस्कृति के आधार पर या नस्ल के आधार पर आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में है नियोजन में अवसर की समानता, एससी एसटी को एक्सेप्शनल में रखना है, इसको अपवाद में यहाँ पे आपको याद रखना है। 17 में है अस्पृश्यता का, छुआछूत का। 18 में है उपाधियों का, कि भारत सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी जाएगी, वीरता के क्षेत्र में हो या भारत रत्न हो, तो आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रपति की आज्ञा पर भी हम लोग पर ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर में, याद रखना है दूसरे नंबर में है, पहला पढ़े हम लोग समानता का अधिकार, दूसरा जो मौलिक अधिकार हम लोगों का है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। किस किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है हमारे संविधान में? देखिए हम लोगों को जो मिला है ना, याद रखना है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार, ये 19 से लेकर के 22 तक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल्स 19 के बारे में। 19 में तो आपको जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है ना, किस किस प्रकार की है? तो 19 के ए में याद रखना है बोलने की स्वतंत्रता है ना, कोई बोलने से नहीं रोकेगा आपको, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, किस प्रकार की स्वतंत्रता है? तो याद रखना है यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। बी में याद रखना है आप लोगों को सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा भी आप कर सकते हैं, कैसे? बिना हथियार के, बिना हथियार के, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। सी की बात करें तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना, संघ आप बना सकते हैं, कमेटी आप बना सकते हैं। डी की बात करें तो भारत में किसी भी जगह घूमने की स्वतंत्रता, है ना, देश देश के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक
क्षेत्र, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है। ई कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19 के ई में कह रहा है, याद रखना है, आवास करने की स्वतंत्रता, आवास बनाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी आवास अपना खरीद सकते हैं, आवास बनाने या खरीदने की स्वतंत्रता, खरीदने की स्वतंत्रता देता है। आप कहीं भी आवास करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एफ की बात करें, जो संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया। अब एक और है आपका जी। तो 19 के जी में क्या कहता है, 19 के जी में है जीविका चलाने की स्वतंत्रता। जीविका चलाने, जीविका का मतलब कारोबार, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये जो 19 में स्वतंत्रता है ना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। 19 के में है बोलने की स्वतंत्रता, या इसी को बोल सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। कहीं कहीं पे प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में भी पूछा गया, प्रेस की स्वतंत्रता। तो याद रखना है 19 के ए में है, 19 के ए में है प्रेस की स्वतंत्रता। बी है बिना हथियार के सभा बनाने की स्वतंत्रता। सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी है भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। ई कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में आवास करने की स्वतंत्रता। हालांकि आवास में देखा जाए तो पहले अपवाद में था आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन 2018 के बाद, 2019 के बाद, जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 300 कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से कह सकते हैं कि यहाँ आवास करने की स्वतंत्रता मिल गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहला अपना जमीन खरीदने वाला स्टेट भी करंट के रूप में पूछा जाता है, याद रखना वो है महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा है। तो यहाँ से याद रखना है कि पहले अपवाद में जम्मू कश्मीर था, वहां पे कोई भारत के व्यक्ति बस नहीं सकता था। लेकिन याद रखना है 31 जुलाई 31 अक्टूबर 2019 को जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, भारत के 370 आर्टिकल्स को हटा करके, उस समय से सभी देश हो गया है ना, सभी देश के किसी भी क्षेत्र में आप ये कर सकते हैं। ई में है आवास बनाने की स्वतंत्रता, और एफ को समाप्त कर दिया। जी फॉर जीविका याद रखना है। तो दो प्रकार के हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े, एक पढ़े समानता, समता और समानता का अधिकार, जिसमें 14, 15, 16, 17, 18 देखें। एक पढ़े हम लोग आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 आर्टिकल्स देखें। अब यहाँ पे देखिएगा 20 क्या है, याद रखना है 20, 21 और 22 के बारे में। तो 20 अनुच्छेद के बारे में अगर देखें तो 20 अनुच्छेद कहता है दोष सिद्धि में संरक्षण। याद रखना है, ये जो है वो है दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण। किस प्रकार का संरक्षण देगा, तो 20 का एक कहता है, 20 का एक कहता है कि एक अपराध के लिए एक सजा होगा। क्या होगा, एक अपराध के लिए एक सजा। दोष सिद्धि में यही संरक्षण होगा कि अगर एक अपराध किए हैं, एक अपराध किए हैं, तो आपको जो सजा भी मिलेगा, एक अपराध के लिए क्या मिलेगा, एक सजा दिया जाएगा, एक सजा मिलेगा। दूसरा कहता है कि अगर आप अपराध किए हैं तो उसी समय, उसी समय का कानून लागू होगा, उसी समय का कानून लागू होगा। ये भी कहता है दो। तीसरा कहता है कि मन पसंद खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते, एक तो ये है। दूसरा है आपका कि मन पसंद आप वकील रख सकते हैं, है ना। 20 में याद रखना है आप लोगों को, स्वयं न्यायालय में गवाही नहीं दे सकते, माफ कीजिएगा। 20 का 3 में जो है वो है आपका स्वयं, स्वयं स्वयं न्यायालय में गवाही के लिए, गवाही के लिए बाध्य माना गया है, वाद्य है, वाद्य है। यानी कि खुद अपने से आप न्यायालय में नहीं बोल सकते कि हमने कोई जुर्म नहीं किया है। कहने का मतलब अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि में संरक्षण देता है। आप अगर गिरफ्तार किया गया है, आपको न्यायालय कचहरी कोर्ट में लेके गया है, तो आप एक अपराध किए हैं, एक सजा मिलेगा 20 के एक।
2 कहता है उसी समय का सजा दिया जाएगा जिस समय आप कोई गलत काम किए हैं। तीसरा कहता है खुद आप गवाही नहीं दे सकते। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। साथ में अगर यहाँ पर बात करें 21 का, तो अनुच्छेद 21 में याद रखना है कि अनुच्छेद 21 जो कहता है वो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता स्वतंत्रता। भारत सरकार हम लोगों के प्राण के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर ध्यान देगी, है ना। इसके बारे में आर्टिकल 21 है और इसी के तहत 21 का ए को जोड़ दिया गया। याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। साथ में याद रखना है कि साथ में याद रखना है कि इसी अनुच्छेद के तहत एनजीटी का भी गठन किया गया। एनजीटी का भी गठन किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरित हरित प्राधिकरण। प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना किया गया। याद रखना है इसका जो स्थापना किया गया वो 2010 में किया गया। और इसका जो मुख्य पीठ है, इसका जो मुख्य पीठ है वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? इसका जो मुख्य पीठ है वो है न्यू दिल्ली में। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार भी इससे संबंधित है और एनजीटी का स्थापना भी किया गया है इसमें। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारा पॉइंट्स पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा कि 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के ए को कब जोड़ा गया, तो याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। क्या है, तो शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा किया है। कहाँ से कहाँ तक, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत में 21 के ए को ऐड करके। एनजीटी का गठन किया गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। और याद रखना है कि अभी जो इनके वर्तमान में जो अध्यक्ष है उस व्यक्ति का नाम है प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का भी नाम, इन व्यक्ति का भी नाम याद रखना है। तो यहाँ पे हो गया आपका 19, 20 और 21। देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 22 में जो है, अनुच्छेद 22 में है दो गिरफ्तारी में संरक्षण। याद रखना है अनुच्छेद 22 जो है वो है गिरफ्तारी, है ना, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण एक प्रकार का ये भी मौलिक अधिकार है ना। गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण। ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि गिरफ्तारी में जो संरक्षण है ना वो कितने प्रकार की है। तो यहाँ पे 20, 22 जो है ना, 22 के बारे में भी पूछा जाता है कि 22 के 1 में क्या है, 22 के 2 में क्या है, 22 के 3 में क्या है। तो ये तीनों चीजें याद रखना है। 22 के 1 में ये है कि आपको अगर कोई गिरफ्तार करता है तो पहला चीज है कि आपको कारण पूछना होगा। कारण वो खुद बताएगा कि क्या कारण है कि गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी चीजें, आपको 24 घंटा के अंदर में दंडाधिकारी, दंडाधिकारी के पास में आपको पहुंचाना अनिवार्य है। वो आपको किसी भी हालत में 24 घंटे के अंदर में जिस समय गिरफ्तार करेगा तो उसका कर्तव्य है ना, मौलिक अधिकार हमारे पास है कि हमें वो 24 घंटे के अंदर में दंडाधिकारी के पास उपलब्ध करवाएं। तीसरा, हम लोगों के पास ये अधिकार होता है कि खुद के लिए वकील, है ना, खुद, है ना, वकील मन पसंद कर सकते हैं, खुद वकील रख सकते हैं, खुद वकील रख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तारी में संरक्षण से संबंधित जो 22 अनुच्छेद है, ये मौलिक अधिकार के तहत हम लोगों को ये सूचित करता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करे तो 20 के 1 के तहत आप कारण पूछिए, 20 के 2 के तहत
आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास पहुंचाएगा और 20 के 3 के तहत आप अपने हिसाब से मनपसंद वकील रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 प्रकार का मौलिक अधिकार, पूरा मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 है। और मौलिक अधिकार 6 में से हम लोग जो एक पढ़ चुके हैं समानता और समता का अधिकार, दूसरा पढ़ चुके हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिएगा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके तहत हम लोगों को किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो तीसरा पॉइंट में आपको है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण 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 के शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपसे कोई शोषण आपके आपसे कोई शोषण आपको कोई शोषण करता है ना, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो किस किस प्रकार का है, यहाँ पे हम लोगों को आज देखना है। ये आपका हो जाएगा 23 से 24, 23 से 24। याद रखना है 23 आर्टिकल्स क्या है। याद रखना है कि 23 में ये कहा गया है किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यापार या बलात्कार निषेध। आप किसी को मन आप किसी को मंजवरी काम नहीं करवा सकते। सिंपल सा अर्थ ये है ना। तो 23 अनुच्छेद ये कहता है ना, 23 अनुच्छेद ये कहता है कि दुर्व्यापार, है ना, याद रखना है दुर्व्यापार दुर्व्यापार एवं एवं बलात्कार निषेध, बलात् दुर्व्यापार एवं बलात् बलात् श्रम निषेध, बलात्कार निषेध, है ना। आप किसी से मंजवरी काम नहीं करवा सकते, ये अनुच्छेद आपको 23 कहता है। कितना कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है। क्या कहता है? दुर्व्यापार, है ना, दुर्व्यापार निषेध। ठीक है। अगर यहाँ पर 24 की बात करें तो 24 कहता यह है कि बालकों को बालकों को बालकों को जोखिम भरे काम में नियोजन के लिए निषेध करता है। आप बच्चे को कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध इसको कर सकते हैं। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, नियोजन, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रतिषेध। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है 24 के बारे में कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कहने का मतलब, आप 6 कहने का मतलब यहाँ पर है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, उम्र के बच्चों को बच्चों को जोखिम भरा काम, जोखिम भरा काम, जोखिम भरा काम, जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। यही है आपका बालकों के नियोजन का। देखिए बालकों को आप नियोजन नहीं करवा सकते हैं वैसी जगह पे जहाँ पे कल हो, कारखाना हो, है ना, जोखिम भरा काम हो, खतरे भरे काम आप नहीं करवा सकते। ठीक है। तो ये 23 और 24 है। नंबर अगर हम लोग 5 की बात करें, 4 की बात करें तो 4 में है, 4 नंबर में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखना है 4 में है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो याद रखना है 25 से लेकर के 28 तक है। तो यहाँ पे 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि कोई धर्म मानने की आजादी, है ना। यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक शब्द में लिखना चाहें तो याद रखना है कि धर्म मानने की आजादी, धर्म मानने की आजादी मिली है। और साथ में आप इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। ये बताता है आर्टिकल्स 25। अगर यहाँ पे 26 की बात करें तो 26 कहता है कि धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, नाम पर, आप धर्म के नाम पर आप धर्म के लिए प्रबंधन, धर्म के नाम पे नहीं बल्कि कह सकते हैं यहाँ पे धर्म के प्रबंधन की व्यवस्था, प्रबंधन, प्रबंधन की व्यवस्था, व्यवस्था। आप धार्मिक अगर कोई काम कर रहे हैं तो बड़े पैमाने पे आप प्रबंध भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता हमें संविधान देता है। 27 में कह रहा है, 27 में कह रहा है
कि अगर धार्मिक कार्यों के लिए कोई पैसा जमा किए हैं, कोई आपका अकाउंट है, पैसा है, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये 27 कहता है। और 28 ये कहता है कि आप किसी भी, है ना, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, यहाँ पर 28 में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सरकारी सरकारी शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थान संस्थान धर्म की शिक्षा नहीं देगी। कौन सी शिक्षा? धर्म की शिक्षा। धर्म की शिक्षा के लिए वाद किया है कि आप कोई धर्म धर्म की शिक्षा आप इसमें नहीं दे सकते हैं। धर्म की शिक्षा जो है ना, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसा 28 कहता है। फिर से हम रिवीजन करें। 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 कहता है धर्म के नाम पे प्रबंधन की व्यवस्था। 27 कहता है धर्म के नाम पे अगर आप पैसा जमा किए हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। वहीं पे 28 कहता है कि आप कोई भी अगर आपके पास कोई संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, आप कोई कुछ भी उसमें करते हैं, डांस सिखाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस है, टीचिंग करते हैं, या कोई भी आप डिग्री देखते हैं, आप समझ सकते हैं कोई भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। खास करके गवर्नमेंट के लिए ये चीजें याद रखनी है, ऐसे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो 25, 26, 27, 28 जो 4 आर्टिकल्स है, 4 में ये भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मौलिक अधिकार की बात करें 5 की, तो 5वां जो मौलिक अधिकार है वो शिक्षा एवं सांस्कृतिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधित अधिकार अधिकार। और ये जो है वो है 29 से 30, या इसको कह सकते हैं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्पसंख्यक 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 के हितों का संरक्षण हितों का संरक्षण हितों का संरक्षण। ये अल्पसंख्यक क्या है? तो याद रखना है कि भारत में अल्पसंख्यक की संख्या जो है अभी 6 है। भाई 6 वो याद रखनी है आप लोगों को। हिंदू उसमें नहीं है, याद रखना है। मुस्लिम को अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा मिला है, पारसी को मिला है ना, याद रखना है। बौद्ध को दिया गया है, यहीं पे याद रखना है आप लोगों को। जैन को दिया गया है, साथ में यहाँ पे याद रखना है ईसाई को दिया गया है ना, ईसाई को दिया गया है, और एक सिख को दिया गया है। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 समुदाय को दिया गया। और साथ में याद रखना ये जो जैन है ना, जैन को लेटेस्ट में मिला 2014 में, इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 29 और 30 क्या कहता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आर्टिकल्स 29 क्या कहता है। 29 कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, किसी को, है ना, कह सकते हैं यहाँ पे कि अल्पसंख्यकों को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाने से नहीं रोक सकते। कहीं कहीं पे मिलेगा आपको भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, पहनावे के आधार पे, किसी भी अल्पसंख्यक को आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते, यानी कि प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। अल्पसंख्यकों को किसी शैक्षणिक संस्थान में, है ना, शैक्षणिक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, किसी भी शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थान संस्थान से नहीं रोक सकते। जाने से शैक्षणिक संस्थान जाने से या प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ऐसा व्यवस्था किया गया है 29 में। और साथ ही 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक लोग खुद का शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकता है। खुद का शैक्षणिक संस्थान खुद का शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के हो,
आर्टिकल 30 के तहत वो अपना शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं और भारत सरकार जिस तरह से अलग संप्रदाय के लोगों को अ ये आपका अलग संप्रदाय के लोगों को भारत सरकार जिस तरह से जो पैसा उपलब्ध करवाती है ना? जो पैसा देती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो यहाँ पे याद रखना है, शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार या कह सकते हैं अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। जो 5वें नंबर में जो मौलिक अधिकार है, इसमें 29 और 30 है। 29 कहता है 29 ये कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे किसी भी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान में आप वर्जित नहीं करेंगे। आप उसमें प्रवेश से नहीं रोकेंगे और साथ ही 30 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग खुद का शैक्षणिक संस्थान भी चला सकते हैं। भारत सरकार जो अन्य लोगों को पैसा देगी चलाने के लिए, वो अल्पसंख्यक को भी देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक लोगों को नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। एक हम लोगों का जो है वो है आर्टिकल्स याद रखना है 32 यानी कि कह सकते हैं कि जो छठा मौलिक अधिकार है हम लोगों का पास वो है संवैधानिक है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो आर्टिकल्स 32 में है टाइम भी यहाँ पे हो गया इस वीडियो का थोड़ा सा लो आर्टिकल्स 32 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और साथ ही 5 प्रकार का रीट जो जारी किया जाता है तीनों पांचों का इंग्लिश में क्या नाम होता है आपका पांचों का अर्थ क्या होता है और पांचों कब कब जारी किए जाते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है और साथ ही जो अन्य आर्टिकल्स है मौलिक अधिकार से संबंधित जैसे 33, 34, 35 ये तीनों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? धन्यवाद।